साथियों, जय मूल निवासी। मैं पीएन सोलंकी, कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ। साथियों, आज प्रवासी श्रमिकों की जो राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी समस्या निर्माण हुई है, उसमें कहाँ किसकी जिम्मेदारी थी और कहाँ क्या खामी रही, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। और खासकर जो अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979 है, जिसमें किसकी जिम्मेदारी बनती है उनके लिए, उसके विषय में हम उस अधिनियम की भी पूरी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही 1984 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, बाउंडेड लेबर और इंटर स्टेट माइग्रेंट लेबर एक्ट के विषय में जो निर्णय दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, और उस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में भी ना तो मालिक ने और ना ही सरकार ने कोई उसका आज तक 1984 से लेकर आज तक पालन किया। तो इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, ये जो प्रवासी कर्मकारों की जो आज लॉकडाउन की वजह से समस्या निर्माण हुई है, अब इसकी जिम्मेदारी किसकी है, क्या है, तो इसके विषय में कानून है। अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार रोजगार का विनिमय एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1979, द इंटर स्टेट माइग्रेंट लेबर एक्ट, रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1979। इस कानून 1979 का जो कानून है, इसमें क्या प्रोविजन है, ये एक तो पूरे भारत में लागू होगा ये कानून। दूसरा, अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में 5 या 5 से अधिक श्रमिक या कामगार लेबर किसी ठेकेदार के माध्यम से या नियोजक स्वयं ले जाता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में 5 या 5 से अधिक श्रमिकों को, तो ये इंटर स्टेट माइग्रेंट लेबर एक्ट प्रभावशील होता है। तो इसमें सबसे पहले तो इन वर्कर को ले जाने वाले ठेकेदार या नियोजक को रजिस्ट्रेशन करवाना होता है नियोजक को, और उस आधार पर ठेकेदार लाइसेंस लेता है और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मजदूरों से काम करवाया जा सकता है। लेकिन जिस स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाया या लाइसेंस लिया और जिस स्टेट में उनसे काम करवाया जाएगा, तो उस स्टेट में भी सूचना देनी होगी कि हम अमुक राज्य से आपके राज्य में इतने श्रमिक लाए हैं और उनसे हम काम इधर करवा रहे हैं। तो ऐसी सूचना देना होती है। दूसरा, समय समय पर एनुअल रिटर्न सबमिट करना पड़ती है दोनों राज्यों के लेबर ऑफिस में। दूसरा, इसका जो मुख्य है काम कि इसमें किसका दायित्व बनता है, किसकी जिम्मेदारी है, तो इसमें इंटर स्टेट माइग्रेंट लेबर एक्ट के 1979 के धारा 12 के अंतर्गत ठेकेदारों के दायित्व निर्धारित किए गए हैं। इंटर स्टेट माइग्रेंट लेबर एक्ट अर्थात अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979 की धारा 12 के अंतर्गत ठेकेदारों की लायबिलिटी क्या होगी, तो लायबिलिटी एम्प्लॉयर की और ठेकेदार की होगी। ये इस अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत स्पष्ट उल्लेख है कि उसको न्यूनतम वेतन का भुगतान होगा, ओवर टाइम करने के हिसाब से उसको आना जाने का किराया देना होगा,
तो ये सारा का सारा उसके ठेकेदार के दायित्व निर्धारित किए गए हैं। इसी प्रकार से इस अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत ये निर्धारित किया गया है कि ठेकेदार को या नियोक्ता को वर्कर को न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम वेतन का भुगतान करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार से इस अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत विस्थापन भत्ता अर्थात डिस्प्लेसमेंट अलाउंस की पात्रता होगी। जो ठेकेदार या नियोक्ता एक राज्य से दूसरे राज्य में मजदूर को ले जाते हैं तो उनके लिए धारा 14 के अंतर्गत विस्थापन भत्ता देने की बाध्यता है। अब विस्थापन भत्ता क्या? एक स्थान से दूसरे स्थान पे अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य पे मजदूर विस्थापित हुआ। अब विस्थापित हुआ तो उसकी आवश्यकताएं, उसकी जरूरतें, उसकी समस्याएं बढ़ गई। तो बढ़ने के स्थान पे, क्योंकि अगर वो उसके राज्य में या उसके निवास स्थान पे काम करता तो उसको इतनी तकलीफ या समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो एक राज्य से दूसरे राज्य में गया है इसलिए उसका खर्चा बढ़ गया। इसलिए इस अधिनियम में ये प्रोविजन किया गया है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कामगार जाता है तो उसको धारा 14 के अंतर्गत विस्थापन भत्ता अर्थात डिस्प्लेसमेंट अलाउंस की पात्रता होगी और वो 50% से 75% तक हो सकता है। जो न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी है उसका 50% से 75% तक विस्थापन भत्ता की पात्रता आती है। इसी प्रकार से धारा 15 यात्रा भत्ता। तो यात्रा भत्ता में क्या है? जिस राज्य से दूसरे राज्य में कोई ठेकेदार या नियोक्ता मजदूर को ले जाता है तो आने जाने का किराए की जिम्मेदारी नियोक्ता या ठेकेदार की होगी। यात्रा भत्ता उसके होगा। उसमें ये भी नियम है कि ठेकेदार के खाते में आने जाने का किराया ठेकेदार या नियोक्ता पहले से ही जमा करवाएगा और पासबुक उसको प्रदान कर देगा ताकि वापसी के समय उसको कोई परेशानी नहीं हो। मान लो उस स्टेट से वापसी में आना है और ठेकेदार ने या नियोक्ता ने उसको किराया नहीं दिया वापसी का, तो उसके सामने समस्या खड़ी होगी। इसलिए ये इस एक्ट में प्रोविजन है कि उसके श्रमिक के खाते में पहले से ही आने जाने का किराया ठेकेदार या मालिक डालेगा ताकि उसको आने में कोई बड़ी बाधा उत्पन्न नहीं हो। अगला जो सेक्शन है 16, इसमें अदर फैसिलिटी का प्रावधान किया गया। अब अदर फैसिलिटी क्या है? अगर जिस राज्य से दूसरे राज्य में काम करने के लिए मजदूर गया है तो यदि वहां वो बीमार हो गया तो उसकी चिकित्सा व्यय का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी ठेकेदार या नियोक्ता की होगी। इसी प्रकार से वहां पे उसको निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था होगी। नियमित भुगतान होना चाहिए अदर फैसिलिटी में कि ऐसा नहीं काम करवा लिया और 2-2, 3-3 महीने तक उसको वेतन नहीं दिया तो वो उसके सामने बड़ी समस्या होगी। ना तो वहाँ उसका घर है, ना उसका रिश्तेदार है, ना कोई जान पहचान के उसको खाने की समस्या होगी तो कौन देगा। ऐसी स्थिति में नियमित रूप से उसको वेतन भुगतान या मजदूरी भुगतान करना अनिवार्य है। उसके लिए 2 प्रोविजन है। क्या वो साप्ताहिक वेतन का भुगतान कर रहा है या फिर मासिक वेतन का भुगतान कर रहा है। अगर मासिक वेतन का भुगतान होना नियत है तो महासमाप्ति का जो अंतिम दिन है उससे 7वें दिन वेतन का भुगतान करना अनिवार्य है। अर्थात 30 तारीख को महासमाप्त हुआ और अगला बंधन कारक है। इसी प्रकार से उसको अवधि न्यूनतम वेतन का भुगतान होना चाहिए और कार्य की उपयुक्त दशा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसकी मानव उचित दशा के प्रतिकूल उससे काम करवाया जाता है।
उसकी कार्य की दशा उपयुक्त होना चाहिए, अमानवीय दशा नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से यदि कोई दुर्घटना होती है, मृत्यु होती है, ऐसी स्थिति में ठेकेदार और नियोजक की जिम्मेदारी है कि जिस स्टेट में वो काम करता है वहां के अधिकारी को सूचना देगा, जिस स्टेट का वो रहने वाला है उस स्टेट के अधिकारी को सूचना देगा, अर्थात लेबर डिपार्टमेंट को सूचना देगा दुर्घटना की स्थिति में या मृत्यु की दस्ते में। और इसके साथ ही मजदूर के जो आत्मीय जन हैं उनको भी 24 घंटे के भीतर भीतर सूचित करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार से आर्टिकल अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979 की धारा 17 के अंतर्गत समय पर भुगतान होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि काम करवा लिया और निर्धारित समय पे भुगतान नहीं किया, तो ये भी उनके लिए बहुत बड़ा बंधन कारक है। इसी प्रकार से सेक्शन 18 में प्रमुख नियोजक द्वारा नियोजन अवधि समाप्त होने पर समस्त स्वत्वों का भुगतान किया जाना आवश्यक है। यदि मान लो किसी ठेकेदार ने समय पे भुगतान नहीं किया और मजदूर अपने स्टेट में जाना चाहता है और ठेकेदार पेमेंट नहीं करता, ऐसी स्थिति में प्रमुख नियोजक या प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की लायबिलिटी है कि कार्य बंद करने के 24 घंटे के भीतर भीतर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मजदूर को उसका फुल एंड फाइनल पेमेंट करेगा। उसके जितने भी स्वत्व हैं, दावे हैं, क्लेम हैं, उसके भुगतान वो 24 घंटे में करेगा। बाद में उनका ठेकेदार के साथ जो भी एग्रीमेंट है उसके हिसाब से करता रहेगा। ये ऐसा नहीं कि ठेकेदार पेमेंट नहीं कर रहा तो वो देंगे, ऐसी समस्या इस एक्ट में नहीं है। आर्टिकल 18 के अंतर्गत ये प्रोविजन किया गया है। सेक्शन 19 के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा वेतन का भुगतान न होने पर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होगी। इसी प्रकार से ये सारे के सारे सेक्शन इस एक्ट में बनाए गए हैं। अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979 के अंतर्गत ये सारे के सारे बनाए हैं। अब यदि खुदा ना खास्ता कोई एम्प्लॉयर या ठेकेदार इन सेक्शन का पालन नहीं करता, इन धाराओं का पालन नहीं करता, इन धाराओं का उल्लंघन करता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? इसके लिए सेक्शन 20 है। ये सेक्शन 20 ये कहता है कि अगर धारा 12 से लेके धारा 19 तक का कोई एम्प्लॉयर या कॉन्ट्रैक्टर इंटर स्टेट माइग्रेंट लेबर एक्ट के अंतर्गत उल्लंघन करता है तो उसके लिए सेक्शन 20 के अंतर्गत इन्फोर्समेंट और इंस्पेक्टर की रिस्पांसिबिलिटी होगी। अगर इस सेक्शन का, इस अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है, ऐसी स्थिति में सेक्शन 20 के अंतर्गत इंस्पेक्टर जांच पड़ताल करेगा और जांच पड़ताल करने के बाद वास्तव में अगर एम्प्लॉयर या कॉन्ट्रैक्टर ने इन धाराओं का उल्लंघन किया है, ऐसी स्थिति में इंस्पेक्टर वहां जांच पड़ताल करने के बाद, सारे सबूत जुटाने के बाद मालिक, एम्प्लॉयर या ठेकेदार जो भी जहां जैसा रिस्पांसिबल है उसके विरुद्ध न्यायालयीन कार्रवाई करेगी। अब प्रश्न ये उठता है कि इन्फोर्समेंट या इंस्पेक्टर का जो काम है वो तो सरकारों ने समाप्त कर दिया, इंस्पेक्टर राज खत्म कर दिया। तो जैसे ही इंस्पेक्टर का काम खत्म कर दिया तो इन्फोर्समेंट या प्रवर्तन का काम भी समाप्त हो गया। जब इन्फोर्समेंट करने वाला ही कोई एजेंसी नहीं होगी तो उनके विरुद्ध ये दंडात्मक कार्रवाई कौन करेगा? तो ये जो सरकार ने पहले भी और बार बार वो मीडिया के माध्यम से बोलते हैं कि हमने अब इंस्पेक्टर राज खत्म कर दिया, अर्थात
ये कहना चाहती कि इंस्पेक्टर राज खत्म कर दिया, अर्थात वो ये कहना चाहती है सरकार कि अब हमने मालिकों को मन मर्जी करने की छूट दे दी है। इंस्पेक्टर राज खत्म करना या इन्फोर्समेंट का काम खत्म करने का मतलब ये है कि वो ऐसा नहीं बोल रही कि हमने मालिकों को मन मर्जी करने की या मजदूरों को शोषण करने की छूट दे दी है, ऐसा नहीं बोल रहे। इसका सीधा अर्थ वो घुमा फिरा के कहते हैं हमने इंस्पेक्टर राज खत्म कर दिया। इससे हमारे समाज में भ्रांति फैलती है कि इंस्पेक्टर लोग मनमर्जी करते होंगे या इन्फोर्समेंट की वजह से व्यापारियों को, उद्योगपतियों को तकलीफ होती होगी, तो बहुत अच्छा हुआ इंस्पेक्टर आज। एक्चुअल में ये जो इन्फोर्स कराने का काम था, प्रवर्तन करवाने का काम था, इन कानूनों को लागू कराने का जो काम जिस एजेंसी के माध्यम में से था, वो एजेंसी थी लेबर डिपार्टमेंट। और लेबर डिपार्टमेंट का इन्फोर्समेंट का जो काम था उसको भारत सरकार ने और सभी राज्य सरकार ने लगभग 20 सालों से खत्म कर दिया। जब इन्फोर्समेंट ही नहीं होगा तो कानून का लागू कैसे होगा? अर्थात इसका सीधा ये है कि किसी भी जो शेर है, लाइन है, शेर के दांत और पंजे निकाल लिए और उसको बस्ती में छोड़ दिया कि जा तेरे को जितना भी शिकार करना है कर ले। तो जिस शेर के पंजे और नाखून निकाल लेगा वो एक भी कोई शिकार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, उसको छूटा छोड़ दिया। इसी प्रकार से लेबर डिपार्टमेंट है, इन्फोर्समेंट एजेंसी है, उसके जो दायित्व हैं, उसके जो नाखून और दांत है वो तो निकाल लिए और उनको बोल दिया कि भाई अब तुम काम करो। तो इस स्थिति में ये इन्फोर्समेंट का जो खात्मा किया सरकार ने, उससे पूंजीपति उद्योगपतियों को मजदूरों का शोषण करने का अवसर प्रदान किया है। अब प्रश्न उठता है कि 22 मार्च 2020 से लेके आज तक जो लॉकडाउन की स्थिति निर्माण हुई और लॉकडाउन की वजह से कामगारों का रोजगार प्रभावित हुआ, तो ऐसी स्थिति में उनके सामने रोजगार की तो छोड़ो, पर रोटी की समस्या निर्माण हो गई। रोटी और उनको आने जाने का, जहाँ गंतव्य स्थान उनका मूल राज्य था, वहां जाने के लिए उनके पास किराया तक नहीं है, वाहन नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि सरकार ये 1979 से लेके जब से अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार रोजगार का विनियमन एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1979 लागू हुआ और उसको ईमानदारी पूर्वक राज्य सरकारें और केंद्र सरकार अगर इस पे ईमानदारी पूर्वक अमल करती, इस कानून का इन्फोर्समेंट करवाते, तो सारे भारत में हर राज्यों के पास प्रवासी कामगारों के आंकड़े अपडेट होते। लेकिन ना तो राज्य सरकारों ने इसकी तरफ ध्यान दिया और ना ही केंद्र सरकार ने इसकी समय समय पर समीक्षा की और ना ही कोई सुपरवाइजरी या फिर इसकी कोई इसकी निगरानी की। इसकी वजह से समस्या ये हो गई कि मन मर्जी से नियोक्ता बिना रजिस्ट्रेशन, ठेकेदार बिना लाइसेंस के अपनी मर्जी से नियम कानून कायदे को ताक में रखते हुए एक राज्य से दूसरे राज्य में 5 तो छोड़ो 50, सैकड़ा, हजार, लाखों मजदूर एक राज्य से दूसरे स्थान में ले जाए गए और उसका किसी राज्य सरकार के पास आंकड़े नहीं हैं। अभी 3 दिन पहले मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा कि आपके यहाँ के कितने मजदूर मध्य प्रदेश में हैं। अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा कि आप अवगत कराएं मध्य प्रदेश को कि आपके राज्य के कितने कामगार मध्य प्रदेश में हैं, ताकि उन आंकड़ों के हिसाब से हम उनको उनके राज्य में पहुंचाने की व्यवस्था कर सकें। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उनके राज्य में
कितने मजदूर उनके राज्य से गए या उनके राज्य में आए, ये तो एक्ट में प्रोविजन है, तो उनको पूछने की क्या जरूरत। इंटरस्टेट माइग्रेंट लेबर एक्ट के अंतर्गत उनको आंकड़े देना चाहिए, उनके पास होना चाहिए, तो वो दूसरे से क्यों मांग रहे। उनने इस कानून का 15 साल तक अमल कितना किया इस कानून का, अब दूसरे राज्य से वो क्यों पूछ रहे। अभी अगर आंकड़ों की बात करें तो 16 तारीख को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ लगा हुआ राज्य है और छत्तीसगढ़ राज्य के लिए ट्रेन गई, तो छत्तीसगढ़ ट्रेन गई, उसमें प्रवासी कामगार मध्य प्रदेश के भोपाल से गए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को पता होगा कि कितने मजदूर उनके यहाँ हैं, क्या इनका रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस हुआ। 400-500 उस ट्रेन में छत्तीसगढ़ के मजदूर गए, तो क्या उनका अपडेट मध्य प्रदेश के श्रम कार्यालयों में या श्रमायुक्त कार्यालयों में आंकड़े हैं, नहीं है। उसका जब ताबड़तोड़ ट्रेन किया और ये हंगामा हुआ तो लिस्टेड हुई और लिस्ट बनाई गई, तो उसमें लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन का तो मुद्दा ही नहीं है, आंकड़े नहीं है। तो ये ऐसा नजरअंदाज सभी राज्य सरकारों ने किया। लेबर डिपार्टमेंट भी इसमें दोषी है कि लेबर डिपार्टमेंट के जो आला अधिकारी के हैं उनको, राजनेताओं को, सरकारों को, मंत्रियों को, उच्च अधिकारियों को समय समय पर इस एक्ट का प्रोविजन बताना चाहिए था कि इंटरस्टेट माइग्रेंट लेबर एक्ट में ये है, चलो कानून का पालन मत करो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का तो पालन करना चाहिए। वो तो नजीर होती है सरकारों के लिए, गाइडलाइन होती है। तो 1984 का एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, लेबरर्स वर्किंग ऑन सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डिसाइडेड डेट 25/4/1984, हम्बल जज PN भगवती एंड RB मिश्रा, अपील नंबर टाइप प्राइट रिट पिटिशन क्रिमिनल नंबर 1179 ऑफ 1982। ये 1982 में रिट पिटिशन फाइल हुई थी और 84 में ये डिस्पोज्ड हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि बाउंडेड लेबर 1976, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 और इंटर स्टेट माइग्रेंट लेबर एक्ट 1979 के प्रोविजन का अक्षरशः मैनेजमेंट को, ठेकेदार को, एम्प्लॉयर को पालन करना चाहिए। ये डिसीजन दिया। 1979 में कानून बना, उसका उल्लंघन हुआ। 1982 में सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल हुई। 1984 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, लेकिन 1984 से लेके 2020 तक इस कानून के ऊपर क्या अमल करना चाहिए, ये कानून हुआ, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ, उसके बाद भी राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें उद्योगपतियों को शोषण करने की मनमानी देते रहे। इन्फोर्समेंट का जो काम था, मुख्य काम था इन्फोर्समेंट का, उसको इंस्पेक्टर राज हमने समाप्त कर दिया, इंस्पेक्टर राज खत्म कर दिया। अब कोई किसी को रिटन सबमिट करने की जरूरत नहीं है, अब उनको कोई जांच पड़ताल करने की जरूरत नहीं। ये अगर इस कानून का पालन आधा भी होता, 100% नहीं, अगर ये खास जो आर्टिकल है, इसके जो सेक्शन है, सेक्शन 12 से सेक्शन 20 तक अगर इतने का ही इसमें पालन होता, तो मैं समझता हूं कि आज जो भारत में लाखों करोड़ों प्रवासी कामगारों के साथ रोजी रोटी और पलायन के समय जो पीड़ा और दर्द उनके सामने दिक्कतें अगर निर्माण हुई है, तो वो ऐसा अगर करते, इन सेक्शन का अगर अमल होता, इनका इन्फोर्समेंट होता,
तो ये प्रवासी कामगारों को ये पीड़ा नहीं झेलना पड़ती। अब ये जो करोड़ों मजदूर अभी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बॉर्डर पे हजारों मजदूर फंसे हुए हैं, मध्य प्रदेश सरकार के इधर आने नहीं दे रहे, महाराष्ट्र से वो पैदल चले आ रहे हैं, इधर प्रवेश नहीं। उधर झाबुआ की बॉर्डर पे गुजरात से पिटोल बैरियर पे मजदूर हजारों लोग फंसे हुए हैं, चोरी छुपे पगडंडियों के रास्ते से लोग बच के निकल रहे हैं, तो हाईवे पे अंदर हजारों लाखों मजदूर पैदल चल रहे हैं। और इससे ये सिद्ध होता, ये मैं बोल रहा हूं कि इसलिए ये सही है। अभी कल परसों के पेपर में आंकड़े आए कि सेंधवा से लेके इंदौर तक करीब 14-15 हजार जूते चप्पल लोगों ने, स्वयंसेवी संस्थाओं ने उनको बांटा। अभी भोपाल के पास भी आसपास में जूते चप्पल बांटे, और राज्यों में भी जूते चप्पल स्वयंसेवी संस्थाओं ने बांटे, एनजीओ ने बांटे। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि ये प्रवासी कर्मकार आ रहे हैं, अभी भी इनके सामने समस्या निर्माण हो गई है। तो उनके पैर में, पेट में रोटी नहीं है, जूते इसी गर्मी में चप्पल नहीं है, सारे जूते चप्पल हजार किलोमीटर पैदल चलने से चप्पल जूते टूट गए, घिस गए। तो ये इनको जूते चप्पल लोग बांट रहे हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि मजदूरों की ज्वलंत समस्याएं हैं और गंभीर उनके सामने समस्या निर्माण हो गई है। अगर ये सरकार इस एक ही कानून का अगर ईमानदारी से पालन करती, तो समय पर अगर उनको जो डिस्प्लेसमेंट अलाउंस मिलता, विस्थापन भत्ता, तो स्वाभाविक उनको न्यूनतम वेतन में वृद्धि होती और उनके पास कुछ पैसा बचता, हर महीने थोड़ा बहुत राशि बचती। तो साल, 10 साल, 5 साल, 20 साल लोगों ने दूसरे राज्यों में काम किया, तो 1000 रुपया अगर वो सालाना भी कमाते और किसी ने 10 साल काम किया तो उसके पास 10,000 जमा निधि होती, और वो 10,000 जमा निधि से अपने गंतव्य पे जा सकता है। इसका मतलब सरकार ने आंखें मूंदी और उनको पुनर्वास जो भत्ता है, विस्थापन भत्ता, पुनर्वास भत्ता नहीं, विस्थापन भत्ता, डिस्प्लेसमेंट अलाउंस की जो पात्रता होती है वो भी नहीं दिया, न्यूनतम वेतन नहीं दिया, ओवर टाइम का पैसा नहीं दिया, उनको रहने की निःशुल्क व्यवस्था है उसका नहीं दिया। अगर मान लो मजदूरों ने 22 मार्च से काम बंद किया और आज अगर हम 20 मई मानते हैं तो 58 दिन होते हैं। 58 दिन, तो 58 दिन काम नहीं किया तो मजदूर के सामने रोजी रोटी की समस्या कैसे निर्माण हो गई। 58 दिन आज हो गया, 58 दिन से मजदूर काम नहीं कर रहा, तो उसको वेतन नहीं मिला, इसलिए रोटी नहीं मिली। तो मेरा एक प्रश्न ये है अधिनियम के अनुसार कि इस अधिनियम में, न्यूनतम अधिनियम में जितने भी लेबर लॉ है सब में उनको अवकाश की पात्रता आती है। अवकाश की पात्रता में कौन कौन से अवकाश? आकस्मिक अवकाश, त्योहारी अवकाश, फिर अर्जित अवकाश। तो मुख्य रूप से बात करते हैं अर्जित अवकाश की, पीएल, उसको पीएल भी बोलते हैं। तो अर्जित अवकाश की पात्रता आती है मजदूर को 1 साल में 17 दिन। अगर किसी मजदूर ने 10 साल काम किया तो 1 साल में 17 दिन, 10 साल अगर उसने काम किया तो कितना मजदूर उसकी छुट्टी हो गई? 70 छुट्टी हो गई। 17 धाम 170, 170 उसके पास छुट्टियां है। या तो वो उन 170 दिन को इनकेस करा सकता है, अगर इनकेस नहीं किया तो वो 110 साल की सेवा में 170 दिन की छुट्टी ले सकता है बिना वेतन कटौती के। उसको 170 दिन के अवकाश की पात्रता होती है अधिनियम के अनुसार।
अब आज 58वां दिन है लॉकडाउन का। तो किसी मजदूर ने अगर मान लो 10 साल किसी एम्प्लॉयर के यहाँ काम किया, तो उसके पास स्टॉक में छुट्टियां है 170 दिन की। अब 170 दिन की छुट्टी है, तो मालिक तनख्वाह बंद कैसे कर सकता है? वो एब्सेंट मार्क नहीं कर सकता। उसको क्या करना है, पहले एब्सेंट नहीं लगाएगा, वो छुट्टी समायोजन करेगा। ये लेबर लॉ में स्पष्ट उल्लेख है। तो कैसे करेगा? तो किसी कामगार ने किसी उद्योगपति के यहाँ 10 साल काम किया और छुट्टी नहीं ली, मैं गारंटी से कहता हूं कि छुट्टी नहीं दी उसको। जब अर्न लीव तो छोड़ो, पीएल तो छोड़ो, अर्जित अवकाश तो छोड़ो, साप्ताहिक अवकाश नहीं देते हैं, मेडिकल अवकाश नहीं देते हैं, त्योहारी अवकाश नहीं देते हैं, तो ये अर्जित अवकाश या अर्न लीव या पीएल देते होंगे, अर्थात नहीं देते होंगे। और मेरा ये भी पूरा 30 साल का अनुभव है कि इनका इनकेस भी नहीं देते हैं, छुट्टी भी नहीं देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी मजदूर ने किसी कामगार के यहाँ इंटर स्टेट माइग्रेंट लेबर के रूप में काम किया 10 साल, तो 170 दिन का उसके पास छुट्टी बैलेंस है, उसके खाते में इतनी छुट्टी जमा है। अब 58 दिन का लॉकडाउन हो गया आज, तो 58 दिन की छुट्टी माइनस कर दो, तो 112 दिन उसके खाते में फिर भी छुट्टी बचती है। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 6 महीना, 170 दिन का मतलब लगभग 6 महीना, 180 दिन में 6 महीना होता है, पर लगभग 6 महीने तक अगर मजदूर काम नहीं करता फिर भी उसको वेतन की पात्रता आती है। तो ऐसी स्थिति में सरकार और मैनेजमेंट, मालिक, ठेकेदारों ने 10 दिन 15 दिन बाद ही उनके सामने ऐसी क्या समस्या खड़ी हो गई, निर्माण हो गई कि मजदूरों को अपने राज्य की ओर पलायन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। अरे भाई, किसी मजदूर ने 5 साल काम किया तो 17 पंजे 85, उसके खाते में 85 दिन की छुट्टी है। 58 दिन आज हो रहा, तो ये तो महीने भर पहले से उनका पलायन शुरू कर दिया, तो उस समय तो उनके पास ये समायोजन छुट्टी। लेकिन क्या इसका लेखा जोखा या इन्फोर्समेंट एजेंसी ने या राज्य सरकारों ने इन्फोर्समेंट एजेंसी को सक्रिय किया कि भाई जाओ सारे एस्टेब्लिशमेंट में जाओ, चेकिंग करो, इंटर स्टेट माइग्रेंट लेबर एक्ट के अंतर्गत उनके पास जो उनके खाते में छुट्टियां जमा है तो उनका वेतन चालू करवाया जाए, उनको दिलवाया जाए। अगर 5 साल की नौकरी है तो 85 दिन छुट्टी, अगर 10 साल उसके पास काम किया तो 170 दिन की छुट्टी, अगर 20 साल अगर काम किया तो 240 दिन उसके पास बैलेंस होती है, मैक्सिमम 240 दिन छुट्टी। तो हमारे पास 240 दिन छुट्टी का मतलब कि 8 महीने तक बिना काम के भी मजदूर को वेतन सहित बिना काम के वेतन मिलना चाहिए, ये एक्ट में प्रोविजन है। तो क्या नियोक्ताओं ने और सरकारों ने इस कानून की मंशा के अनुसार अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन किया या नहीं किया? ये इसका निर्णय तो जो श्रोता लोग हैं, जो सुनने वाले लोग हैं, वो कर सकते हैं कि वास्तव में अगर नियोक्ता और सरकारों ने इन छुट्टियों का समायोजन करना, सरकार ने जो रिस्पांसिबल जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है इसको सक्रिय किया होता, तो आज मजदूरों के सामने ये कठिन परिस्थिति निर्माण नहीं होती। ये उनका जो दुख दर्द और ये जो लाखों करोड़ों मजदूरों के सामने समस्या निर्माण हुई, हजारों मजदूर भूख प्यास से दुर्घटनाओं में मर गए, तो अगर सरकार ईमानदारी से ये अगर इसका कानून का पालन करवाती
या तो उनको कर देना था कि इंटरस्टेट माइग्रेंट लेबर एक्ट को खत्म ही कर देते कि नहीं, इसको हम खत्म कर देते हैं, इसको लागू ही नहीं करते। बार बार हर साल, अभी पिछली बार 44 श्रम कानूनों में मन मर्जी से बदलाव किया और उसकी वजह से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को मजबूती मिली। उनका एक ही उद्देश्य है, सरकारों का और पूंजीपतियों का एक ही उद्देश्य है कि भारत में ज्यादा से ज्यादा विनिवेश होना चाहिए। विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियां ज्यादा से ज्यादा भारत में आए तो वो श्रम कानूनों को बार बार लिबरल करते हैं, उनको उदार बनाते हैं, शिथिल करते हैं और विदेशों में, दुनिया में प्रचार प्रसार करते हैं कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा सस्ता श्रम है, आप हमारे स्टेट में इन्वेस्ट करिए, हमारे यहाँ बहुत ही सस्ता श्रम है। इसका मतलब दूसरा यह है कि हमारे स्टेट में इन्वेस्ट करके हम मजदूरों का शोषण करने की आपको स्वतंत्रता देते हैं। इसका मतलब दूसरा अर्थ यह है। तो ये सारी राज्य सरकारों का एक ही उद्देश्य है कि हमारे राज्य में आप इन्वेस्ट करिए, हम आपको बहुत ही सस्ता श्रम उपलब्ध कराएंगे और आपको श्रम कानूनों की वजह से आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। साथियों, एक मैं थोड़ा सा आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि भारत में श्रम कानूनों के साथ किस लेवल का खिलवाड़ अर्थात मजाक उड़ाया जा रहा है और विदेशों में कितना कठोर से कठोरतम श्रम कानून है। एक अभी 5 साल पूर्व की घटना है, अमेरिका में भारत की राजदूत थी खोब्रागडे मैडम। खोब्रागडे मैडम अमेरिका में राजदूत थी भारत की ओर से, और वो वैसे तो राजदूतों को सारी सुविधाएं मिलती, नौकर चाकर, लेकिन फिर भी एक वो अपना व्यक्तिगत नौकर के रूप में भारत से एक महिला को अपने साथ ले गई। अब वो ले गई, काम कुछ दिन किया, लेकिन किसी बात पर खोब्रागडे मैडम राजदूत का और वो महिला कर्मचारी का विवाद हो गया। तो खोब्रागडे मैडम राजदूत की शिकायत अमेरिकन गवर्नमेंट को की, श्रमिक महिला ने। तो एक नियम है कि राजदूत को के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। तो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने भारत सरकार को पत्र लिखा कि आप खोब्रागडे मैडम को राजदूत पद से हटाइए, इनके विरुद्ध ये शिकायत है, लेबर लॉ का वायलेंस किया है, तो हम इनको गिरफ्तार करना चाहते हैं। आप खोब्रागडे मैडम को राजदूत पत्र से बर्खास्त कर दीजिए या हटा दीजिए, पदच्युत कर दीजिए, ताकि हम इस लेबर लॉ के वायलेंस के अगेंस्ट इन पे एफआईआर दर्ज करके इनको अरेस्ट कर लें। भारत सरकार ने खोब्रागडे मैडम को भारत में बुला लिया। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका में, अरब देशों में इस लेवल का कठोर श्रम कानून है कि वहां पे थोड़ी सी भी अगर कोई शिकायत होती तो वो उसको सीधा जेल की हवा खाना पड़ती। लेकिन वही श्रम कानून भारत में है, अगर कितना भी शोषण करता है नियोक्ता तो उसका कुछ भी नहीं होता। एक तो इन्फोर्समेंट नहीं होता, रिस्पॉन्सिबल इन्फोर्समेंट एजेंसी सेटिसाइड कर लेती है केस को। अगर मान लो कोर्ट में गया तो वो 10-20 साल कोर्ट में लंबित रहता है और उसका कुछ भी होने का नहीं है। तो साथियों, ये जो अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम की मैंने खास बातें आप लोगों के सामने रखी। अगर सरकार और नियोजक लोग अगर इनका थोड़ा बहुत भी पालन करते तो आज की तारीख में मजदूर लोगों के सामने ये विकट
और संकट की घड़ी निर्माण नहीं होती। अब दूसरी जो बात है बाउंडेड लेबर की, जो इंटर स्टेट माइग्रेंट लेबर एक्ट की धज्जियां उड़ाई गई है 1979 से लेकर आज तक, इसी प्रकार से इससे जो पुराना कानून है बंधुआ मजदूर प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976, बाउंडेड लेबर एक्ट 1976, तो ये जो बाउंडेड लेबर एक्ट है ये कहां से आया? तो ये आया फंडामेंटल राइट से। भारतीय संविधान के जो फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर है उसमें जो 6 मौलिक अधिकार है, समता का मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का मौलिक अधिकार और आर्टिकल 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार। तो इसमें जो तीसरे नंबर का मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, ये शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार खासकर मजदूरों के लिए है। इसमें क्या है? आर्टिकल 23 में मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध, अर्थात मनुष्यों की खरीद फरोख्त और बंधुआ बनाने की, फोर्स्ड वर्क, बलात् श्रम कराने को निषेध प्रतिषेध किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले इस कानून या ये फंडामेंटल राइट बनने के पहले मजदूरों की खरीद फरोख्त होती थी, बंधुआ मजदूर बनाते थे, इसलिए इसको रोकने के लिए मानव दुर्व्यापार मतलब मजदूरों की खरीद फरोख्त नहीं होगी और बंधुआ मजदूरी नहीं होगी, ये आया। तो शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, ये इससे ये एक्ट बना है। शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार आर्टिकल 23 को आधार बना के बंधुआ मजदूर प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 का निर्माण किया गया। तो जिस तरह से इंटर स्टेट माइग्रेंट लेबर एक्ट 1979 का मखौल और मजाक उड़ाया गया, निश्चित रूप से उन जो बंधुआ मजदूर प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1974 है उसकी भी ऐसी की ऐसी कहानी है, उसके ऊपर भी कोई काम नहीं हुआ है। अब लोग बताते हैं कि साहब बंधुआ मजदूर तो है ही नहीं कहीं। आम लोगों में ये प्रचारित और ये भ्रम फैलाया गया कि बंधुआ मजदूर कौन, तो ऐसा बताया गया कि बड़ी ऊंची ऊंची चारों तरफ दीवार कर दी जाए और उसके अंदर मजदूरों को रखा जाए और काम करवा जाए, वही बंधुआ मजदूर है। अर्थात इतनी ऊंची दीवार करवाई जाए कि उस दीवार को लांघकर मजदूर बाहर नहीं जा सके। ये भ्रांति समाज में फैलाई गई कि जिस चार दीवारी के बीच में जो मजदूर काम करते वही बंधुआ मजदूर हैं। लेकिन अगर हम बंधुआ मजदूर प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 पे दृष्टिपात करते हैं तो इससे स्पष्ट होता है कि केवल चार दीवारी के अंदर काम करने वाला मजदूर ही बंधुआ मजदूर नहीं है, बल्कि नंबर 1, जिस मजदूर को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है या जाति विशेष के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी किसी जागीरदार जमींदार के यहां पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते हैं। नंबर 3, कर्ज के बदले कर्ज को उतारने के लिए मजदूरी करते हैं। नंबर 4, पिताजी ने कर्ज लिया, उसने चुका नहीं पाया और वो मर गया, तो उसके लड़के को बंधक बना लिया कि तेरे बाप को कर्ज दिया था, वो तो मर गया, अब उसका कर्जा तू उतार। इसी प्रकार से अगर साल भर के लिए हाली कमैया
कमेरा के रूप में जो बड़े बड़े जमींदार लोग रख लेते हैं, साल भर को उनको एग्रीमेंट कर लेते हैं कि 50,000 रुपया ले और साल भर तक तू काम कर। तो मान लो उसको 50,000 रुपये साल भर के लिए एग्रीमेंट के लिए बंधक बना लिया, तो बंधक है। क्यों बंधक है? इसलिए बंधक है कि मान लो 50,000 रुपया उसको साल भर का हुआ, तो मान लो उसको एक दिन का 100 रुपया पड़ा, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, 100 रुपया पड़ा। अब सोयाबीन की कटाई के समय अगर वो उसको 100 रुपये रोज में काम करना है, पड़ोस में उसको 500 रुपया मिल रहा है, 500 रुपया मिल रहा है सोयाबीन कटाई का, लेकिन वो साल भर का एग्रीमेंट है और उसको इसके यहाँ एग्रीमेंट वाले जमींदार के यहाँ 100 रुपया में काम करना पड़ता, पड़ोस में 500 रुपया मिलता। क्या 500 रुपये कमाने की उसको स्वतंत्रता है? अर्थात नहीं है। उसकी स्वतंत्रता बाधित हुई, पैसा कमाने की स्वतंत्रता बाधित हुई, वो वहां नहीं जा सकता, अर्थात दैट इज कॉल्ड बाउंडेड लेबर। अगर उसको पैसा ज्यादा मिल रहा तो उस दिन वहां जाने की स्वतंत्रता होती तो वो बंधुआ मजदूर नहीं होता। तो अब श्रोता लोगों को ये समझ में आया होगा कि इतने साल से 1976 से या जब से वो समझने लगे, वो तब से बंधुआ मजदूर की परिभाषा क्या जानते थे, और आज जो मैंने वास्तव में जिस अधिनियम में वो परिभाषा दी है उसकी हिसाब से इसकी परिभाषा क्या है। तो क्या साल भर का एग्रीमेंट करने वाला मजदूर, नहीं साहब, वो तो शाम को उसके घर चला जाता, उसके घर सोता, उसके घर खाना खाता, उसकी बीबी से मिलता, बच्चों से मिलता, वो बंधुआ मजदूर कैसे है? तो अधिनियम में बंधुआ मजदूरी की परिभाषा में ये 5 और 6 पॉइंट डाले गए हैं जो मैंने अभी आपको बताया। एक बार और बता देता हूं कि नंबर 1 कि चाहर दीवारी के बीच में ही काम करने वाला बंधुआ मजदूर नहीं होता है। अगर उसको राज्य शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम मिलता है तो वो बंधुआ मजदूर है। नंबर 2, अगर पीढ़ी दर पीढ़ी किसी के यहां मजदूरी करता है तो वो बंधुआ मजदूर है। यदि वो जाति विशेष का होने की वजह से, जातिगत बंधन की वजह से उससे मजदूरी करवाई जाती है तो वो बंधुआ मजदूर है। अगर उसने के किसी व्यक्ति ने कर्जा ले लिया और कर्जे के बदले में अगर वो मजदूरी करता है तो बंधुआ मजदूर है। पिताजी ने कर्जा लिया था, वो कर्जा चुका नहीं पाया और मर गया, और जमींदार जागीरदार नियोजक उसके लड़के को पकड़ लिया कि तेरे बाप को हमने कर्जा दिया था, अब वो मर गया, उससे तो ले नहीं सकता, अब तू कर्जे के बदले में काम कर, तो ये बंधुआ मजदूरी है। दूसरा जो अंतिम उदाहरण दिया था कि साल भर का एग्रीमेंट कर लिया कि 50,000 रुपया सालाने से हमारे यहाँ काम करो, और अगर मान लो उसको रोजाना 100 रुपया प्रतिदिन एवरेज औसत मजदूरी मिलती है, ऐसी स्थिति में पड़ोस में अगर 500 रुपया मजदूरी मिल रही है तो क्या वहां 500 रुपया मजदूरी करने की उसको उस दिन स्वतंत्रता है? अर्थात नहीं है। ऐसी स्थिति में वो भी बंधुआ मजदूर है, उसने अपनी पैसा कमाने की मजदूरी, ज्यादा मजदूरी का पैसा कमाने की स्वतंत्रता खो दी। तो ये 4-5 मुद्दे जो मैंने बताए, बिंदु बताए, ये भी बंधुआ मजदूरी की परिभाषा में अंकित है, और ये मैं अपने मर्जी से नहीं बता रहा हूं, ये बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 के प्रावधान के अनुसार, उसकी दी हुई परिभाषा के अनुसार ये मैं बता रहा हूं। तो जिस प्रकार से इंटर स्टेट माइग्रेंट लेबर एक्ट का मखौल उड़ाया गया, उसी प्रकार से भारत में बाउंडेड लेबर एक्ट का भी मखौल उड़ाया जा रहा है। इसी प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 है, उसमें भी मखौल उड़ाया जा रहा, उसके भी कोई वो नहीं है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के अपने निर्णय में ये तीनों एक्ट को दृष्टिगत रखते हुए ये निर्णय दिया है। तो मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है, जो
सुविज्ञ श्रोता लोग हैं, जानकार लोग हैं, ट्रेड यूनियन है, जो मजदूर हितैषी लोग हैं, उनसे भी अनुरोध है कि अधिनियमों का हमको जानकारी होना चाहिए, लेबर लॉ की जानकारी होना चाहिए। जानकारी होना ही पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त मात्रा में इसका प्रचार और प्रसार होना चाहिए। मजदूरों को इसका जानकार बनाना चाहिए, ट्रेड यूनियनों के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। और खास बात यह है कि राज्य सरकारों के ऊपर इतना प्रेशर ग्रुप निर्माण करना चाहिए, संगठनों के माध्यम से प्रेशर ग्रुप दबाव समूह निर्माण करना चाहिए, ताकि जो भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये इनके माध्यम से जो ये श्रम कानून बनाए गए, तो ये कड़ाई से इनका इन्फोर्समेंट, प्रवर्तन, पालन, लागू कराना चाहिए। इसी प्रकार से ये जो फंडामेंटल राइट की मैंने बात की, इसी तरह डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो अगला जो चैप्टर है फंडामेंटल राइट के बाद का जो चैप्टर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें अगर हम देखें तो आर्टिकल 38 और 39 में स्पष्ट है कि राज्य का कर्तव्य होगा, राज्य का दायित्व होगा कि समाज में व्याप्त आय की असमानता को समाप्त करे। अर्थात राज्य अपनी पॉलिसी, नीति इस तरह से निर्धारित करे कि समाज में व्याप्त जो आय की असमानता है, आय की असमानता क्या, मान लो टाटा बिरला के पास 1000 करोड़ रुपया और मजदूर के पास 1 रुपया, तो ये आय की असमानता ये हो गई। ये उद्योगपति पूंजीपति के पास इतनी आय, मजदूर के पास इतनी आय, इसके पास 1000 करोड़ रुपया, इसके पास 1 रुपया। तो सरकार को अपनी पॉलिसी ऐसी निर्धारित करना चाहिए ताकि आय की असमानता कम से कम हो। तो इसके लिए और इसके लिए ऐसी नीति बने कि ये इस तरह से भविष्य में, या ऐसा हो सकता था, बराबर हो सकता था। अगर बराबर नहीं तो इतना ऐसा था 1950 में, तो आज कम से कम इतना होता। ये आय की असमानता को खत्म करने का तरीका, ऐसी पॉलिसी का निर्माण सरकार को करना चाहिए था। तो क्या सरकारों के द्वारा आय की असमानता को खत्म करने के लिए ऐसी नीति निर्धारित की गई, हाँ या नहीं? अर्थात नहीं। वो आय की असमानता 1950 में इतनी थी, लेकिन वो इतनी नहीं हुई। वो आय की असमानता ऐसी और ज्यादा आय की असमानता बढ़ गई, ऐसी निर्धारित की कि आय की असमानता और ज्यादा बढ़ गई। तो ये उसमें आर्टिकल 38, 39 में ये प्रोविजन है। फिर आर्टिकल 42 में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो आर्टिकल 42 में है, मानव उचित दशाओं का काम करना, बच्चों से और महिलाओं से कठोर प्रकृति का काम नहीं लिया जा सकता। मानव उचित दशा के अनुकूल काम करने का निर्देश है आर्टिकल 42 में। आर्टिकल 43 में जीवन निर्वाह मजदूरी का भुगतान करना, अर्थात आर्टिकल 43 ये कहता है कि मजदूर को इतनी मजदूरी मिलना ही चाहिए कि वो अपना और अपने परिवार का ठीक ढंग से भरण पोषण कर सके। अगर ये आर्टिकल 43 के अनुसार सरकार पॉलिसी बनाती, तो क्या ये हजारों लाखों करोड़ों मजदूर जिन्होंने 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल काम किया और उनके पास आज की तारीख में फूटी कोड़ी भी नहीं, देहाती भाषा में बताता हूं कि उनके पास फूटी कोड़ी भी नहीं है, यह स्थिति निर्माण हो गई। अगर जीवन निर्वाह मजदूरी का अक्षरशः पालन होता तो मजदूरों के सामने ये संकट की घड़ी आज निर्माण होती नहीं होती। तो साथियों,
ये मैंने फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और इनके संदर्भ में सरकार द्वारा समय समय पर जो एक्ट अधिनियम पारित किए गए हैं उनको बनाया गया। संविदा श्रमिक अधिनियम 1970, बंधुआ मजदूर प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976, अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979, बाल श्रमिक अधिनियम 1986 और भी समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, मातृत्व या प्रसूति अवकाश हितलाभ अधिनियम 1961, मोटर यातायात कामगार अधिनियम 1961, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, बीड़ी सिगार अधिनियम 1966, खान या खदान अधिनियम 1952, कारखाना अधिनियम 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, भविष्य निधि अधिनियम, ESIC अधिनियम, ऐसे अनेकानेक श्रम कानून थे, लेकिन सरकारों ने उनको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को दृष्टिगत रखते हुए मल्टीनेशनल कंपनियों को भारत में इन्वेस्ट कराने के लिए कठोर श्रम कानूनों को लिबरल किया, उदार बनाया, शिथिल किया, जिसकी वजह से ये 70 साल में मजदूरों के साथ सत्यानाश का कारण बना है और उनके पास आज खाने को नहीं है, घर जाने को साधन भी नहीं है। अगर मजदूर ने 10, 15, 20 साल अगर सूरत में, अहमदाबाद में, बॉम्बे में, पूना में अगर मजदूरी की तो वो अगर उसका एक झोपड़ा भी बना लेता, अगर वो छोटा सा मकान भी बना लेता तो उसको उस प्रदेश को, उस शहर को छोड़ने का बंधन नहीं होता। लेकिन उसके पास झोपड़ा तो छोड़ो, मकान तो छोड़ो, झोपड़ी भी नहीं थी। वो किराए के मकान में रहता था या तो एक कमरे में 24 लोग। अभी 8 दिन पहले पेपर में हुआ कि साहब हमको जाना होगा, बोले नहीं जा सकते बॉम्बे से, बोले नहीं साहब जाना ही होगा, बोले क्यों, बोले साहब हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बोले साहब हम बिहार के लोग हैं और एक 10 बाई 10 का रूम लिया है और हम 24 लोग उसमें रहते हैं। तो बोले 24 लोग कैसे रहते हो, बोले साहब हम 9 लोग ड्यूटी पे चले जाते हैं, बाकी के 9 लोग घूमने फिरने चले जाते हैं और 9 लोग उस मकान में रहते हैं। फिर वो 9 लोग ड्यूटी से आते, जब तक हम मकान खाली करते हम ड्यूटी पे चले जाते, फिर वो आराम कर लेते हैं, फिर वो घूम फिर के आ जाते हैं, वो ड्यूटी पे चला जाते, ये घूमने फिरने चले जाते। तो हम एक 10 बाई 10 के रूम में 24 लोग रहते हैं और हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर सकते 10 बाई 10 के रूम में। हमने किराए से लिया है तो हम कैसे रहेंगे साहब 24 लोग एक रूम में। इसलिए हमको घर जाना है, हमको ई पास जारी कर दो या जाने का साधन, लेकिन वो साधन नहीं। जब ऐसी स्थिति, ये केवल मैंने एक बताया, एक रूम में 24 लोग, तो ऐसे करोड़ों लोग बॉम्बे में, सूरत में, अहमदाबाद में और बड़े महानगरों में, औद्योगिक क्षेत्रों में ऐसे लोग रहते हैं। और ये सरकार के सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग के अक्षरशः पालन करने की वजह से ईमानदारी पूर्वक वो मजदूरों ने पलायन किया। नहीं तो वो रह सकते थे, भूखे प्यासे भी रह सकते थे। लेकिन सरकार का जो आदेश था कि भाई आपको तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना था। अब 24 लोग एक रूम में 10 बाई 10 के रूप में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे कर सकते हैं? ये तो कानून का उल्लंघन होगा, सरकार के आदेश का उल्लंघन होगा, और उल्लंघन हुआ तो मजदूर को जेल में डालेगा। इसलिए उन्होंने उस जेल में जाने के भय से, भूख प्यास से परेशान होने की वजह से कि कहीं वो घूमने गए, वो काम करने गए तो कहीं हमको कोरोना नहीं हो जाए, बीमारी नहीं हो जाए,
इन समस्या का समाधान उन्होंने खोजा और उन्होंने कहा नहीं, अब यहाँ इन महानगरों में रोजगार के लिए इंतजार करना संभव नहीं है, अब तो सबसे ज्यादा जरूरी जान बचाना है। इस जान बचाने के लिए हम हमारी जान को बचा लें। इस जान को बचाने के लिए, प्राण बचाने के लिए मजदूरों ने अपना रोजगार छोड़ा, अपना महानगर छोड़ा और अपने मूल राज्य में पलायन करने के लिए, जाने के लिए विचार किया। और उसकी वजह से जिसको जो साधन मिला, कोई पैदल गया, कोई साइकिल से गया, कोई जैसे भी हो। अभी कुछ लोग छत्तीसगढ़ गए तो उन लोगों ने जैसे तैसे चोरी छुपे ट्रक वाले को किया, 1100 रुपया उन्होंने दिया। 50 लोगों ने एक ट्रक वाले को, रात में ट्रक वाला गया और बालाघाट बॉर्डर पे उसने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जो बॉर्डर है बालाघाट पे छोड़ दिया और बोले अब यहाँ से आगे पुलिस वाले नहीं जाने दे रहे। तो उनका टेलीफोन आया, साहब हमको तो 1100 रुपये में घर जाने का, छत्तीसगढ़ की मुंगेली तहसील के लोरमी ब्लॉक में हमको जाने का था, वहां तक जाने का था, और इसने तो बालाघाट के बॉर्डर पे, यूपी छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पे ही छोड़ दिया। तो साथियों, ये सारी की सारी समस्या मजदूरों की निर्माण हुई और इसका एकमात्र अगर जिम्मेदार है तो सरकार जिम्मेदार है। लाखों करोड़ों मजदूरों को जान जोखिम में डाला, उनको खतरे में डाला और उसका ताबड़तोड़ जो लॉकडाउन की घोषणा की। अगर 1 मार्च को ये एडवाइजरी कर देते कि हम 22 तारीख को लॉकडाउन करेंगे, सारे लोग जाना चाहते तो जा सकते हैं, तो उस 23 तारीख तक रेल चालू थी। 1 मार्च से 23 तारीख तक मजदूर अपने गंतव्य स्थान पर, अपने मूल स्थान पर जा सकते थे। उनके सामने संकट खड़ा नहीं होता। इतना ये सारा का सारा जो मजदूरों के साथ और मालिकों ने जो संकट में उनको डाला, उस खतरे में डाला, उसका मात्र जिम्मेदार मालिक और सरकार है और उन्हीं को ये जिम्मेदारी लेना चाहिए। और जो मजदूर, जिन मजदूरों ने इस विषम परिस्थिति में अपने प्राण को संकट में डाला, बहुत सारे लोग उधर औरंगाबाद जिले में ट्रेन से कटकर 16 लोग मारे गए, औरैया में 24 लोग मारे गए, आज भी एक्सीडेंट हुआ बिहार में, कई लोग, बंगाल में लोग मारे गए हैं। तो ऐसे हजारों मजदूर भूख से और दुर्घटनाओं में मारे जा चुके हैं। इनको क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत क्लेम भी सरकार को देना चाहिए। कंपनसेशन एक्ट है, तो इसका कारण है हम हमारी ट्रेड यूनियन के माध्यम से विधि विशेषज्ञों से हम सलाह मशवरा करेंगे कि क्या जिन लोगों ने प्राण गंवाए हैं, जिन मजदूरों दुर्घटनाओं में, भूख प्यास से, बीमारी से, ये 22 तारीख के बाद से अगर जो मर गए हैं तो उनके उत्तराधिकारी के भरण पोषण के लिए हम उनके विरुद्ध, उनके भलाई के लिए क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में वाद भी दायर करेंगे। कंपनसेशन एक्ट के अंतर्गत हम क्लेम दायर करेंगे और इस विषय में हम हमारे विधि विशेषज्ञों से, वरिष्ठ जनों से और ट्रेड यूनियन के जानकार लोगों से हम सलाह मशवरा कर रहे हैं। मान्यवर महादेव घोसे साहब हमारे ट्रेड यूनियन के वरिष्ठतम और जानकार कार्यकर्ता है, उनसे भी हम सलाह मशवरा लेंगे। पुरने साहब हैं, हमारे माऊजी भाई राठौर हैं, हमारे ट्रेड यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर मेश्राम साहब, और भी जो तमाम हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक लोग हैं उनसे सलाह मशवरा, विधि विशेषज्ञों से, रिटायर्ड जजेस लोगों से हम सलाह मशवरा रखें कि हम और इसमें इन लेबर लॉ में जो इनका मखौल उड़ाया है 20, 25, 30 साल में, 40 साल में, तो इसमें कौन जिम्मेदार है, उनको हम छोड़ेंगे नहीं। उनको हम मजदूरों के हित में और जिन मजदूरों ने ये बलिदान दिया है उनके आश्रितों को हम निश्चित रूप से उनका क्लेम दिलवाएंगे, उनके देखभाल करेंगे और उनके साथ हम न्याय करेंगे। उनको हम
सारा का सारा जो भी वाजिब हक है कानूनी उनका बनता है वो दिलाने का प्रयास करेंगे। साथियों, आज का जो ये MNTV के माध्यम से लाइव हुआ तो आप लोगों ने संक्षिप्त रूप में ये अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार से संबंधित मुद्दा सुना। कानून के जो लीगल सेक्शन भी आपने सुने, तो आप इसको और ज़्यादा प्रचारित करेंगे और ज़्यादा इसका अध्ययन करेंगे और अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने जिलों में, अपने अपने राज्यों में संबंधित जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है, उनके सामने ये मुद्दे उठाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोगों ने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी, इसलिए आप लोगों का धन्यवाद, आभार। MNTV का भी आभार, मैडम समीक्षा का भी आभार और सभी साथियों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।